दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। स्थिति यह हो चुकी है कि लोगों को इलाज मिलने में भी कठिनाई हो रही है। कई सितारे इस खतरनाक बीमारी के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जी वहीं यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों फैंस फॉलोइंग वाले अभिनेता राहुल वोहरा का कोरोना से रविवार सुबह निधन हो गया। 23 घंटे पहले ही राहुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को टैग करते हुए लिखा था और उसमें लिखा था कि मुझे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं भी बच सकता, मैं भी बच जाता। जब तुम्हारा राहुल वोहरा, जल्दी जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। अब हिम्मत हार चुका हूं। आपको बता दूं कि अपने लिए राहुल वोहरा 5 दिन पहले ऑक्सीजन बेड की गुहार लगा रहे थे। जी ऑक्सीजन लेवल हर रोज गिरता जा रहा था। जी उन्होंने लिखा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, एडमिट हूं, लगभग 4 दिनों से कोई रिकवरी नहीं हुई है। क्या कोई ऐसा अस्पताल है जहां ऑक्सीजन बेड मिल जाए? मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। मैं बहुत मजबूर होकर यह पोस्ट लिख रहा हूं क्योंकि घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इस फेसबुक पोस्ट लिखने के बाद वो अब इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। जी हां, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का पहाड़ टूट पड़ा है। जी इस जानलेवा महामारी के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 17 प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। जी इनमें कई शिक्षकों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ऐसा पहली बार है कि विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की इतनी संख्या में मृत्यु हुई हो। जी हैरान कर देने वाली बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गैर शिक्षक और कर्मचारियों को मिलाकर 45 लोगों ने दम तोड़ दिया है। जी हाँ, वही यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने मौतों को लेकर सीबीआई या फिर रिटायर्ड जजों से जांच कराने की मांग उठाई है। जब फैजुल हसन ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 20 से 25 दिनों में 2 दर्जन से अधिक प्रोफेसरों की जान चली गई है। इस कोरोना की वजह से इसकी जांच किया जाए। दोस्तों कोरोना महामारी से निपटने के लिए रूस भारत का एक बड़ा मददगार बना है। इस बीच एक अनुमान के मुताबिक देश में अगले साल 31 मार्च 2022 तक करीब 36 करोड़ भारतीयों को रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी लग चुकी होगी। मई 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच भारत में करीब 361 मिलियन वैक्सीन यानी कि करीब 36 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन का इंतजाम सुनिश्चित हो चुका होगा। भारत में वैक्सीन के इंतजाम से जुड़े अधिकारियों के हवाले से जानकारी सामने आई है। इसी महीने की शुरुआत में 1 मई को भारत को पहली खेप में स्पुतनिक वी की 15 लाख डोज मिल चुकी है। दूसरी खेप भी जल्द ही आने वाली है। 3 महीने में आने वाले डोज की बात करें तो कुल मिलाकर भारत को स्पुतनिक वी की 1 करोड़ 80 लाख डोज मिलने जा रही है। मई में 30 लाख, जून में 50 लाख और जुलाई में 1 करोड़ वैक्सीन मिलनी है। दोस्तों एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल गया है। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की लहर की वजह से यह फैसला लिया है। हालांकि पहले से तय डेडलाइन के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक में जून में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। चुनाव समिति के कार्यक्रम के मुताबिक 23 जून को अध्यक्ष का चुनाव करवाने का प्रस्ताव केसी वेणुगोपाल ने दिया था। लेकिन अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देकर कहा है कि ऐसी हालात में फिलहाल चुनाव करवाना ठीक नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का सियासी कद बीजेपी में काफी बढ़ गया और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। जी हां, इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के अलावा बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और मुकुल राय के नाम पर भी चर्चा हो रही थी। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। दोस्तों असम में नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया है। जी हां, असम के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उल्फा आई से अपील की है कि वे हिंसा से दूर रहें और शांति प्रक्रिया में शामिल हो। जी हां, असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उल्फा आई प्रमुख परेश बरुआ से अपील की है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने परेश बरुआ से अपील की है कि सशस्त्र संघर्ष को दूर करने और फिर राज्य में अस्थायी शांति बहाल करने के हित
हित में वार्ता की मेज पर आने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य में सक्रिय अन्य विद्रोह समूह से अपील भी की है कि वे सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने वाले राज्य और केंद्र दोनों का साथ एक सार्थक शांति वार्ता करें। जय हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हिंसा, अपहरण, जबरन वसूली कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। एनआरसी पर पूछे जाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनआरसी में शामिल कुछ नामों के फिर से सत्यापन की आवश्यकता है। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि 2019 में प्रकाशित मूल रूप से गलत था और चुनाव के बाद एक नई कवायद शुरू होगी। दोस्तों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। जी हां, वहीं देश के बड़े हिस्से में सख्त पाबंदियां लागू है। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में सोमवार से 2 हफ्ते तक लॉकडाउन शुरू हो गया है, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 24 मई तक प्रभावी रहेगी। केरल में भी शनिवार से 9 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। जब पूर्वोत्तर में मिजोरम सरकार ने सोमवार से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया है, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 16 मई तक प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से 18 मई तक कड़ा कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले और फिर संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन महामारी की मौजूदा लहर में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब तक हासिल की गई कामयाबी को खत्म कर देगी। इस दौरान मेट्रो ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेगी और सार्वजनिक स्थानों पर विवाह समारोह के आयोजन पर रोक रहेगी। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट किया और लिखा है कि शहरों के बाद अब गांव भी ऊपर वाले के भरोसे हैं। जी हां, शहरों के बाद अब गांव भी ऊपर वाले की दया के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले ट्वीट किया था कि देश को पीएम के लिए एक नए आवास की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। दोस्तों, पीएम किसान के करोड़ों लाभार्थियों के खाते में आज उनकी अप्रैल, जुलाई या फिर 8वीं किस्त आ सकती है। सरकार ने 7 मई तक 11 करोड़ 80 लाख 96,975 लाभार्थियों में से 8 करोड़ 73 लाख 39,127 का एफटीओ जनरेट कर दिया है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो इससे वंचित हो सकते हैं। यह बहुत से किसान को यह नहीं मालूम है कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्स पेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। यह परिवार का आशय पति, पत्नी और आवश्यक बच्चे से हैं, यानी कि पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो नंबर 1 पर बताते हैं कि जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं। बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते हैं। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या फिर दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर्ड हो चुके हो, मौजूदा या फिर पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उनके परिवार के लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता है। नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 10,000 रुपए महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह भी इस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। वह इनकम टैक्स चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इन सब के बीच यूपी के फैजाबाद जिले में गांव रजनपुर में एक ऐसे मुस्लिम प्रधान ने जीत दर्ज की है जिस गांव की पहचान बहुसंख्यक गैर मुस्लिम वोटर के रूप में होती है, यानी कि अधिक हिंदू आबादी। जी हां, अयोध्या के रदौली विधानसभा क्षेत्र के मऊ ब्लॉक के रजनपुर गांव में हाफिज अजीमुद्दीन ने हिंदू बहुल क्षेत्र में प्रधान का पद जीतकर यह साबित कर दिया है कि रजनपुर गांव में हिंदू मुस्लिम एकता कायम है। बहुसंख्यक लोग भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। आपको बता दें कि मऊ ब्लॉक के रजनपुर गांव में हिंदू बहुल क्षेत्र के लोग एक मुस्लिम व्यक्ति को अपना प्रधान चुना है। हालांकि प्रधान के चुनाव में कई हिंदू प्रत्याशी भी प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने अपना प्रतिनिधि एक मुसलमान व्यक्ति को चुना। अब इस गांव की चर्चा पूरे जनपद में हो रही है कि हिंदू बहुल गांव में अकेला मुसलमान प्रधान बन सकता है। हाफिज अजीमुद्दीन रजनपुर में अपने परिवार के साथ अकेले रहते हैं। राजनपुर गांव में केवल यही एक परिवार मुस्लिम परिवार रहता
रहता है और हिम्मत करके हाफिज अजीमुद्दीन ने प्रधान का पर्चा दाखिल कर दिया और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि हिंदू बहुल से गांव में हिंदू लोग उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम नफरत की चिंगारी भड़क उठती है, वहीं नफरती लोगों को रजनपुर गांव के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों 11 मई से 13 मई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। जी भारत के मौसम विज्ञान ने इसकी जानकारी दी है। यह विभाग के अनुसार अरब सागर की ओर से आने वाले तेज हवा के चलते उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होने की संभावना है। जी विभाग ने बताया कि 12 और 13 मई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो सकती है। 12, 13 और 14 मई को राजस्थान और आसपास के इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सोमवार और मंगलवार को मौसम में बदलाव हो सकते हैं। जी जम्मू कश्मीर बुधवार को अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा देर तक बारिश हो सकती है। यह पिछले 24 घंटे में केरल में कई जगहों पर बारिश हुई, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यह तेज हवाओं और हल्की बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इससे पहले रविवार को उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं राजस्थान, पूर्व मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल और बिहार के पूर्वी भाग में हल्की बारिश हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार के दिन औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक 173 के अंक पर रहा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 दिनों के बीच हवा की गुणवत्ता का स्तर इसके आसपास बना रहेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।